Well, in this video, we are going to study about the force between मल्टीपल चार्जेस। अब हमने पढ़ना है कि यदि एक से ज़्यादा चार्जेस यदि हों तो उनके बीच में फोर्स कैसे लगता है। देखिए, अभी तक हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा है। तो कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा कि यदि आपके पास दो चार्जेस होते हैं, एक चार्ज आपके पास Q1 है और दूसरा चार्ज आपके पास Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो भी होगा तो वो होगा F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस Q1 Q2 अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यदि आप इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं F वेक्टर और यहाँ आप R कैप लगा देंगे। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं। अब हमारा जो सवाल है वो कुछ एक्सटेंड होता है, इसको हम आगे लेकर चलते हैं कि यदि आपके पास दो से ज़्यादा चार्ज होते हैं तो हम किसी एक चार्ज के ऊपर बाकी चार्जेस की वजह से जितना फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यदि हम बात करें कि ये अकेला कूलम लॉ से बात बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास n नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं और दीज n नंबर ऑफ़ चार्जेस वो एक चार्ज के ऊपर वो कितना फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आप डायग्राम में देखें, ये रहा, मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है और इट्स अ कलेक्शन ऑफ थ्री चार्जेस, दिस इज Q1 Q2 एंड Q3। अब इससे एक रिजल्टेंट फोर्स कितना Q1 के ऊपर लगेगा चार्ज नंबर Q2 और चार्ज नंबर Q3 की वजह से, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉट ओनली कूलम्स लॉ बट विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑल्सो। तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है उसको हम पढ़ते हैं। So it is verified that, experiment it is verified that force on any charge due to number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges, right? Taken one at a time. The individual forces are unaffected due to the presence of the other charges। देखिए, ये कहने को इसने इन्होंने कहा क्या इस स्टेटमेंट में, उन्होंने कहा कि यदि एक से ज़्यादा चार्ज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास तीन चार्ज यहाँ हैं, दिस इज़ चार्ज नंबर Q1, दिस इज़ चार्ज नंबर Q2 एंड दिस इज़ चार्ज नंबर Q3। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आप Q1 चार्ज को कंसिडर करते हैं कि इसके ऊपर चार्ज नंबर Q2 और चार्ज नंबर Q2 कितना फोर्स लगाते हैं। तो इसके ऊपर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा, जिसको आप F1 से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो Q2 Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है और Q3 Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, इन दोनों का वेक्टर सम होगा, राइट। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और यदि इसी तरीके से यहाँ n चार्ज आप अरेंज करेंगे तो सभी n चार्जेस के द्वारा लगाया गया फोर्स जो है वो सारे का सारा जुड़ जाएगा। तो यदि हमने मल्टीपल चार्जेस को पढ़ना है, तो मल्टीपल चार्जेस को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल या हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल in a system of थ्री चार्जेस। अब आप सबसे पहले तीन चार्जेस में इसको अप्लाई करके देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि n चार्जेस के लिए कैसे काम करेगा। तो ये रहा वो डायग्राम जिसको आपने देखना है, दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ थ्री चार्जेस। अब आप इसमें देखिए, ये आपकी पोजीशन है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ बैठ के आप सारी घटना को देख रहे हैं। ये सबसे पहले चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2 और ये रहा चार्ज Q3। ओके, आपसे Q1 की जो दूरी है वो R1 वेक्टर है। ये जो बोल्ड फेस्ड है, जो बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपसे Q2 की जो दूरी है वो R2 है, आपसे जो Q3 की जो दूरी है वो R3 है, राइट। अब Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है वो है R12 और Q1 और Q3 के बीच की जो दूरी है वो है R13। ओके, जो Q1 चार्ज है जिसको हमने कंसिडर किया है पढ़ने के लिए कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे चार्ज Q2 और Q3, तो जो Q2 है वो Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स F12। कितना फोर्स लगाएगा, दिस इज F12, और वो रिपल्सिव होगा, परे की ओर आपको लगता हुआ दिख रहा है। और जो Q3 चार्ज है ये Q1 के ऊपर भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसको आप साफ देख सकते हैं।
सो दिस इज F13 वेक्टर, ओके। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये जो F12 और F13, इनका जो रिजल्टेंट होगा दिस इज F1 वेक्टर, जिसको हम निकाल लेंगे, ओके। हमें यदि कूलम लॉ से फोर्स बिटवीन टू चार्जेस पढ़ना हो तो हम ऐसा लिखते हैं, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इक्वल टू 1/4πε0, दिस इज Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ R। सो यदि हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसा लिखेंगे कि जो F12 है इसको हम ऐसा लिखते हैं, फोर्स बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 के बीच में कौन सा जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा कितना होगा, इसको हम लिखते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0। और अब आपके पास चार्ज हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R12, इसका स्क्वायर हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ R12। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, फोर्स बिटवीन, अब आप अगला पेयर चूज कीजिए, चार्जेस Q1 एंड Q3। अगला पेयर जो होगा वो होगा Q1 एंड Q3। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप उसको ऐसा लिख दें F13 वेक्टर, ये कांस्टेंट हो गया 1/4πε0, ये पहला चार्ज और ये तीसरा चार्ज, और ये पहले और तीसरे के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, और पहले और तीसरे वेक्टर की ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, according to the principle of superposition, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, द रिजल्टेंट फोर्स F1 ड्यू टू F12 एंड F13 इज क्या होगा, F1, ये आप डायग्राम में साफ देख सकते हैं, F1 तो यह आ जाएगा 1/4πε0 कॉमन है, 1/4πε0 कॉमन है, और Q1 भी कॉमन है। चलो पहले फ़िलहाल ऐसे लिख देते हैं, इसको हम लिखें Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर in the direction of R13. So this will be the resultant force because of two charges Q2 and Q3 on the charge Q1. So similarly now यदि हम n चार्जेस के लिए चलते हैं तो n चार्जेस के लिए के केस में कैसे करना होगा, हम आपको अगले पेज के ऊपर लेकर चलते हैं। So this is the calculation for the two charges. Now the principle of superposition says that in case of Q1, Q2 and Qn, n charges, यदि आप n charges लेते हैं, the force on Q1 due to Q2 is the same as given by the Coulomb's law and it is unaffected by the presence of the other charges. मतलब दो फोर्सेस के बीच में जो एक फोर्स लगता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, यदि आप इन दो चार्जेस के बीच में तीसरा चार्ज रख देते हैं तो उससे लगने वाले फोर्स को, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो it remain unaffected by the presence of the other charge Q3, Q4 and Qn. So the total force F1 on the charge Q1 due to all other charges is then given by the vector sum of F12, F13, F1n. So we will proceed ahead for the system of n charges. ऐसे हम लिखते हैं, similarly for system of n charges. अब यदि आप 3 की जगह n नंबर ऑफ चार्जेस ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है Q1, Q2, Q3, so and so on Qn,
we have n number of charges, what will happen then? देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ ध्यान से समझिए कि आपके पास यदि कोई चार्ज यहाँ Q1 है और यहाँ कोई चार्ज आपके पास Q2 है, इनके बीच में कोई रिपल्सिव फोर्स जो लग रहा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R12 है। तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा? F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, ये आ जाएगा 1/4πε0, ये आएगा Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वेयर इन द डायरेक्शन ऑफ R12। कहा यह गया है इसमें, इस टेक्स्ट में जो मैंने पढ़ाया है अभी, यदि हम मान लो यहाँ एक चार्ज Q3 ले लेते हैं तो क्या होगा? 1 और 3 का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा R13, राइट। 2 और 3 का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा R23, राइट। बट तीसरा चार्ज बीच में रखने से जो F12 है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। आप तीसरा चार्ज आपने यदि यहाँ रख दिया तो जो F13 लगेगा, F13 इज इक्वल टू 1/4πε0, तो वो आ जाएगा Q1 Q3 और R13 स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ R13। ऐसे ही आप यदि यहाँ फोर्थ चार्ज रख देते हैं, यहाँ Q4 रख देते हैं, सो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा R14, राइट। तो F14 कितना हो जाएगा? F14 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर in the direction of R14. So similarly for n charges हम कह सकते हैं, similarly for n charges, n number of charges के लिए क्या हो जाएगा? जो फोर्स F1 है, this is equal to force on first charge because of second charge, force on first charge because of third charge, force on first charge because of fourth charge, so and so on, force on first charge because of nth charge। तो इसमें आप यहाँ देख लीजिए कि एक पार्ट तो कॉमन है, 1/4πε0 इज कॉमन, एंड देन रेस्ट इज Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, R12 कैप प्लस Q1 पहला चार्ज जिसके ऊपर आप गिन रहे हैं और तीसरा चार्ज का स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ R13 and Q1 Q4 upon R14 square in the direction of R1 cap plus so and so on Q1 Qn upon R1n square in the direction of R1n cap। इस तरीके से आप रिजल्टेंट फोर्स लिख सकते हैं। और यदि आप इसको एक मैथमेटिकल नोटेशन में शॉर्टकट से लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। So we can write down it like this, further F1 is equal to Q1 that is common, Q1 upon 4πε0, ये बाहर आ जाएगा। और उसके बाद आप 2 से शुरू करके I is equal to 2 to any number n। बाकी जो बदलने वाले नंबर हैं ये देखिए, 1 के बाद नंबर जो बदल रहा है 2 बदल रहा है 3 4 n, तो लगातार आगे चला जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं this is Qi, this is continuously changing, and R1I square, and this is R1I cap। So this is the way to write it in the shortcut form। So this is all about this article, the force due to multiple charges, force between the multiple charges, article 1.7। I hope that you have understood it all, and I hope that you have enjoyed it all, it a lot also। If you do have any trouble, you can write in the comment box. Thank you very much.